सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर का नेम होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को देखिए, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं। कुछ लोग इसमें मैटर बताएंगे, यूनिट्स बताएंगे और वो सारा कुछ होता है। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल अलग तरीके से शुरू करूंगा। मैं पहले आपको मोल सिखाऊंगा, व्हाट इज मोल, हाउ टू यूज मोल। उसके बाद फिर हम रिवर्स में जाएंगे और रिवर्स में जाके हम फिर बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल उल्टा अजीब तरह से जाएंगे। ये ऑर्डर बिल्कुल अलग है। नॉर्मली लोग मैटर से शुरू करते हैं और वहां से बताना शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको मोल से बताना शुरू करूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर मोल के कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज जो आप सीखने वाले हैं वो है आपका एटम। सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है एटम। एटम हमने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर अभी कंप्लीट कर लिया है, तो एटम के बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे अभी। एटम क्या होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ऑल्दो ये डेफिनेशन आज की डेट में फेल है, क्योंकि एटम फर्दर डिवाइड हो चुका है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। चलिए, तो हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें अभी सिर्फ यहाँ पर ये जानना है कि एक एटम एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। लेट हमने एक यहाँ पर ऐसे रैंडम एलिमेंट लिया है x, और यहाँ पर हम जो लिखते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पर हम जो लिखते हैं उसको हम उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। हियर दिस स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास and here this stands for Z stands for atomic number। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप ये सब देख चुके हो, तो बस एक छोटा सा क्विक हम रिव्यू लेंगे जितने की हमें इस चैप्टर में जरूरत है। हम सिर्फ उतने पार्ट को यहाँ पे रिव्यू में लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब आपको बताना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है z, प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है z, एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है a माइनस z। तो ये एक एटम में आपको याद रखना है। मोल के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा मोल के कॉन्सेप्ट में आपको जरूरत पड़ेगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। आपको इसकी भी जरूरत रहेगी। तो एटम्स के बारे में अभी बस इतनी सी इंफॉर्मेशन लेके हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आप पहले से आई थिंक जानते होंगे, जो नहीं जानता है वो नोट कर लीजिए इसको। अब हमें सबसे पहली चीज जो सीखनी है इस मोल के कॉन्सेप्ट में वो है एटॉमिक मास। आपने सुना होगा कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ये सारे एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किए गए थे? आप में से किसी को आइडिया है कि एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया गया होगा? जब भी हमें कोई चीज मीजर करनी होती है या हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम हमेशा एक रेफरेंस बनाते हैं। एक रेफरेंस, जैसे मैं आपको रेफरेंस का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप बड़े आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपको अपनी हाइट मीजर करनी होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हाइट मीजर करें, तो आप कैसे मीजर करेंगे अपनी हाइट को? आप अर्थ पर स्टैंड स्टिल बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हो, और अर्थ से लेके आपके हेड तक का मीजरिंग ले लिया जाता है और बोल दिया जाता है ये हाइट है। ये हाइट जो आपकी आई है 5 फीट 5 इंच 5 फीट 10 इंच 6 फीट, ये जो हमें हाइट मिलती है, ये हाइट किसके रिस्पेक्ट में मिलती है पता है आपको? ये सब आपकी अर्थ के रिस्पेक्ट में हाइट है। यानी अर्थ की हाइट को पहले स्टैंडर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? एज्यूम किया गया कि अर्थ की हाइट जो है वो 0 है, और फिर उसके रिस्पेक्ट में, यानी अर्थ को 0 ले लिया और फिर अर्थ से आपकी हाइट मीजर, आपके ऊपर तक मीजर करते चले गए आपके हेड तक,
और जो भी आपको रीडिंग मिल रही है उस मेजरिंग टेप पर वही आपकी हाइट हो जाती है। तो ये जो आपकी हाइट आई है 5 फीट समथिंग या 6 फीट, वो हाइट आपकी किसके रिस्पेक्ट में आई है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऐसे ही जब मास मेजर करते हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं। जैसे आप मार्केट में वेजिटेबल्स लेने जाते हैं ना, तो अभी हम डिजिटल वाले वेइंग मशीन को इग्नोर कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप एक मैनुअल वेइंग मशीन के पास हैं। मैनुअल वेइंग मशीन में दो साइड्स होता है, लेफ्ट एंड राइट। एक साइड पे आप क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड वेट रखते हैं, और राइट साइड पे वो चीज रखते हैं जिसको आप परचेज करने आए थे। लाइक आप कोई वेजिटेबल लेना चाहते हैं 1 kg, तो आपने एक साइड पे स्टैंडर्ड मास रख दिया 1 kg, और दूसरे साइड पे आप क्या करते हैं, वो चीज जिसको आप परचेज करने आए थे उसको वहां पे रखना शुरू करते हैं। और जब वो वेट बैलेंस हो जाता है, यानी उसमें जो एक निडल होती है, कांटा बोलते हैं उसको, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो जाता है, देन हम बोलते हैं कि वो वेट बैलेंस हो गया। और फिर उस जो भी चीज आप परचेज करने आए थे, आप मान लेते हैं कि उस चीज का वेट कितना रहा होगा, 1 kg। यानी आपने पहले क्या किया, एक स्टैंडर्ड मास बनाया हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में सब मेजर किया गया। ठीक है, तो एटम को हम किलोग्राम और ग्राम में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटे, इतने छोटे कि हम देख भी नहीं सकते। तो इनके लिए हमें एक बहुत छोटी सी मेजरिंग स्टैंडर्ड चाहिए था। वो छोटा सा एक मेजरिंग स्टैंडर्ड क्या बनाया गया था, उस मेजरिंग स्टैंडर्ड का नाम था 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये स्टैंडर्ड बनाया गया। ये समझ लो एक वेइंग स्केल बनाई गई, और एक इस स्केल को बोला गया 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और इसी को शॉर्ट में बोला गया 1 AMU। और इस AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक स्केल बनाया गया है यहाँ पर, और उस स्केल को किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। और कार्बन 12 का कितना मास लिया गया है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिया गया, और उसको बोला गया है 1 AMU। और इस AMU के रिस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास मेजर करते हैं। इनिशियली अराउंड आज से 200 ईयर्स 300 ईयर्स पहले हमारे पास कोई भी मेथड नहीं था, तो उस वक्त ये मेथड आपका डेवलप किया गया था, और इसकी हेल्प से एटॉमिक मास कैलकुलेट किए जाते थे। तो उस वक्त मैनुअल तरीके से कैलकुलेट होता था। मैनुअल क्या था, इस तरह से आपकी एक वेइंग मशीन लगाई जाती थी, और उस वेइंग मशीन के दोनों साइड पे आप क्या करते थे, इस तरह से वेइंग मशीन होती थी मैनुअल, और इधर आप क्या लेते थे, एक साइड पे आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपने एटम रख दिया। लाइक आपने यहाँ पर क्या रख दिया है, यहाँ पे आपने नाइट्रोजन का एटम रख दिया गया, नाइट्रोजन का 1 नाइट्रोजन का एटम रख दिया गया, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन का एटम रख दिया गया। और इस AMU को एक ब्लॉक के फॉर्म में हम लिखते हैं, और यहाँ पर क्या किए गए, AMU को एज अ ब्लॉक यहाँ पर रखना शुरू किया गया। तो यहाँ पर जब एक तरफ पे 1 नाइट्रोजन था और एक तरफ AMU, तो यहाँ पर रखते चले जाते हैं हम, इस तरह से ब्लॉक रखते जाएंगे, तब तक रखते जाएंगे जब तक ये वेट बैलेंस ना हो जाए। तो यहाँ पर टोटल कितने ब्लॉक्स लगेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ब्लॉक्स आपको यूज होंगे यहाँ पर। तो इससे सॉरी 7 कह रहे, टोटल ऐसे करते करते आपको कितने ब्लॉक्स यूज होंगे, यहाँ पर 14 ब्लॉक्स यूज होंगे। तो इस 1 नाइट्रोजन एटम का मास कितना आ गया है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना आया, 14। कितने ब्लॉक्स लगे यहाँ पे, 14 ब्लॉक्स, और उन ब्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं, AMU। AMU, तो यहाँ पर हमें मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना मिल गया, 14 AMU। तो ये एक मैनुअल मेथड था जिसकी हेल्प से पहले एटॉमिक मास वगैरह मेजर किए जाते थे। आज की डेट में हमें इनकी जरूरत नहीं होती है। आज की डेट में हमारे पास एक डिवाइस है, द नेम ऑफ डिवाइस इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस डिवाइस में हम वो पर्टिकुलर एटम डालेंगे, इमीडिएटली वो डिवाइस, वो डिजिटल डिवाइस है, वो ऑटोमेटिकली हमें उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके दे देती है।
लेकिन पहले अराउंड 200 ईयर्स 1800 सेंचुरीज में उस टाइम पर हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था। वहां उस टाइम पर हम लोग इसी तरह से एएमयू का यूज करके एटॉमिक मास कैलकुलेट किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ से जब एएमयू से आप मास कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये सब कैसा मिलता है, एएमयू के फॉर्म में मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे आपको यूनिट दिख रहा है ये सब एएमयू में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये इतना आप नोट कर लो पहले एक बार। हमको क्या था, ये 1 एएमयू तो एक स्टैंडर्ड बना दिया हमने। ठीक है, 1 एएमयू की हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू से मेरा मतलब है, क्योंकि हमारे लिए जब हम मास मेजर करते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस का, तो वो मास क्या था, वो ग्राम में होता है। तो हमें इस एएमयू की वैल्यू ग्राम में चाहिए थी। तो आज की डेट में मैंने बताया हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो जैसे ही हमारे पास ये डिजिटल डिवाइस आई थी, हमने इस एएमयू की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इस एएमयू में मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम मेजर किया गया। तो ये कितना मिला, 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम मिला। ये हमने उस डिजिटल डिवाइस से कैलकुलेट कर दिया। तो ये मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अगर हमें मिल गया था, तो 1 एएमयू क्या होगा, 1 एएमयू वाज 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। है ना, 1 एमयू इज व्हाट, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो अब बस आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23। इसको जब सॉल्व किया गया तो ये सॉल्व करके कितना मिलता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो यहाँ से आपको एएमयू की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी जो ग्राम में होती है। तो क्वेश्चन क्योंकि आपको ग्राम में सॉल्व करने होते हैं, इसलिए आपको एएमयू और ग्राम का रिलेशन पता होना चाहिए। और ये जो आपका 1 एएमयू होता है, इसको अगर आप मेजर करते हैं ना, 1 एएमयू, 1 एएमयू आपका जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये 1/Na के इक्विवेलेंट आता है। और यहाँ पर ये Na क्या होता है, आपने Na वर्ड सुना हुआ है पहले कभी? Na इज एवोगैड्रो नंबर। आप सबके सीबीएसई बोर्ड में 9th क्लास में था और आईसीएसई बोर्ड में 10th क्लास में आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। तो Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये आपके एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यूज होती है। तो ये जो 1 एएमयू होता है ये 1/एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट रहता है। ये मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हमें मिल गया था विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और फिर उसकी हेल्प से हमने 1 एएमयू का मास निकाल लिया, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें सारा कैलकुलेशन ग्राम में करना होता है, इसलिए हमें एएमयू की वैल्यू ग्राम में चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट में अब आप जैसे कोई भी एक एलिमेंट ले लें, जैसे हमने बोला कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आप इसको क्या लिखोगे, दैट इज 16 AMU। और हम लोग एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये भी लिख सकते थे, 16 AMU और 16 ग्राम। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना लोगे, 16 लोगे। वो किसमें होता है, ग्राम में होता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास को हम कब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और कब एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक मास को हमें कब एएमयू में रिप्रेजेंट करना होता है और कब ग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है, ये आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको हम एएमयू में कब यूज करना है, ग्राम में कब यूज करना है, वो बताएंगे। दूसरा आपको ये बताएंगे कि मास एएमयू में निकाल रहे थे तो भी वही आंसर आ रहा है और ग्राम में निकाल रहे तो भी वही आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी शो करेंगे। चलिए पहले एएमयू और ग्राम को बताते हैं। आप में से किसी को आइडिया है
कब हमें इसको एएमयू लेना होता है और कब ग्राम में लेना होता है? देखिए एएमयू में आप कब लेते हैं? व्हेन दे विल आस्क फॉर एटॉमिक मास ऑफ वन एटम। जब भी आपसे किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास पूछा जाएगा, वन एटम का एटॉमिक मास, तो आपको उसको एएमयू में बताना होगा। एंड व्हेन दे विल आस्क फॉर मास ऑफ वन मोल एटम, व्हेन दे विल आस्क फॉर मास ऑफ वन मोल एटम, देन आप उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में रिप्रेजेंट। तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में। और नॉर्मली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एएमयू में। तो आपको ये एएमयू में कब यूज करना है, ग्राम में कब यूज करना है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये हुआ कि कब हमें एएमयू में यूज करना है और कब ग्राम में। अब आपको पता है, एक हम कोई भी एग्जांपल से उसको करते हैं। लाइक हमने ले लिया यहाँ पर मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। ये कितना है भाई? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो आंसर आपका 14 एएमयू आ जाएगा। ठीक है, एएमयू को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में कहीं कहीं बुक्स में ऐसे यू भी लिख देते हैं, तो ऐसा लिखा है तो उसका मतलब वो एएमयू लिखा हुआ है, 14U ऐसा लिखा होगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ वन मोल एटम। ध्यान रखिएगा, हम वन मोल एटम का मास निकालने जा रहे हैं। एक एटम का मास आपको पता है कितना होगा? 14 एएमयू। लेकिन हमें कितने का निकालना है? वन मोल। और वन मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, जिसको हम Na बोलते हैं। तो वन मोल एटम का मास होगा 14 एएमयू इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? मास ऑफ वन मोल एटम। और हमें पता है कि एएमयू क्या होता है। अगर आप एएमयू यहाँ पे एएमयू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वन एएमयू इज इक्वल टू होता है 1 एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और आपको आंसर जो मिलेगा वो अभी भी 14 ही रहेगा, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। पहले यूनिट एएमयू थी और अभी यूनिट चेंज होके कितनी हो गई? ग्राम में। इस तरह से आप चाहे एएमयू में लें चाहे ग्राम में लें, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ यूनिट वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन कि आपने वन एटम का पूछा है कि वन मोल एटम का पूछा है। ये दोनों पॉइंट आप अपने पास दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो एटॉमिक मास जो किसी भी एलिमेंट का आप बताते हो ना, एक्चुअली वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव टू व्हाट? कार्बन 12 एटम। वो कार्बन 12 के रिलेटिवली कैलकुलेट किया हुआ एटॉमिक मास है, इसीलिए हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। हम लोग जो अपनी हाइट बोलते हैं ना, ये रिलेटिव हाइट है। ये रिलेटिव हाइट किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू अर्थ। इसीलिए कहीं कहीं पे आप एटॉमिक मास की जगह पर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ देखेंगे, तो वो दोनों सेम ही चीज है। रिलेटिव एटॉमिक मास ज्यादा एक्यूरेट टर्म है। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर ये जो कैलकुलेट किया गया एटॉमिक मास, ये विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कैलकुलेट किया गया है, रिलेटिव टू समथिंग आया है ये आपका। आप यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास आपको मैं लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको उन एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो एटॉमिक मासेस यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा दे रहा हूँ, इसीलिए कि आपको जब भी वो क्वेश्चन आए तो आपको परेशान ना करे। क्वेश्चंस में आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास चाहिए होगा 1, हाइड्रोजन के बाद आपको कार्बन का चाहिए, दैट इज 12, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा, फ्लोरीन का 19 होता है, सोडियम का 23 होगा, मैग्नीशियम का 24 होगा, एल्यूमिनियम का 27 होगा, और एल्यूमिनियम के बाद आपको सिलिकॉन का 28 रहता है, फॉस्फोरस का 31 होता है एटॉमिक मास, सल्फर का 36 रहता है, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम
52 मैंगनीज, 55 आयरन, 56 जिंक, 65 कॉपर, 63.5 ब्रोमीन, 80 क्लोरीन, 35.5 आयोडीन, 127 लेड, 206 बेरियम, 137 सिल्वर, 108। ये सब आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चंस में यूज करने को आएगा, तो आप बेटर है इनको याद कर लीजिए। यहाँ मैंने सल्फर का रॉन्ग लिख दिया है, सॉरी। सल्फर का यहाँ पर कितना होगा भाई? सल्फर का 32। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अभी आपको क्वेश्चंस करने होंगे मोल कॉन्सेप्ट के, तो वहां पर आपको यही सारे एटॉमिक मासेस मोस्टली यूज होने वाले हैं, तो ये आप नोट भी कर लीजिए और मेमोराइज भी कर लीजिए। चल, ये तो हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इसको भी हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज अलजेब्रिक सम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल को समझिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके बाद आप उसके मॉलिक्यूलर मास को समझ पाएंगे। मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो होता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एटम। मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एटम्स, एंड उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होगा। इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक masses of atoms present in molecule। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि आपको अभी मैंने यहां पर दिया, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 1। कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? 18। ऐसे ही आप CO2 का निकालिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2। सम करो, सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा आपको? 44। इस तरह से आप एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आप में से काफी लोग को तो पहले से भी आता होगा एटॉमिक मास वगैरह कैलकुलेट करना। आता है सबको? चलो एक दो करके दिखाओ जरा। फ्रुक्टोज तो इसी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वही फ्रुक्टोज का होता है। हियर दिस कंपाउंड इज नोन एज सुक्रोज। स्वीट शुगर, केन शुगर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वही सुक्रोज होता है। हाँ बताओ इसका कितना आया? करेक्ट। H2SO4 का? गुड। यूरिया का? परफेक्ट। सभी लोग देख लीजिए, जिसका अगर नहीं आया हो तो ध्यान से कैलकुलेशन करिए, आ जाना चाहिए। चलिए, तो यहां तक हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट मेन पार्ट होगा वो है हमारा, अब यहाँ से हम मोल का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो अब हम ये टर्म जो मोल यूज किया है इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आपको पता है साइंस में जो कुछ भी होता है ना, सबसे पहले उसकी क्या होती है? नीड होती है। जब तक नीड नहीं होती तब तक कोई किसी भी चीज की डिस्कवरी नहीं होती, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं पर भी। साइंस में हर जगह पर कोई भी चीज आप पढ़ रहे होते हैं तो उसके पीछे कभी ना कभी उसकी कभी ना कभी नीड आई थी। तो व्हाट इज द नीड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द नीड ऑफ मोल?
सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी है। आप में से आपने जब ये 9th-10th में पढ़ा होगा, शायद किसी ने बताया हो, तो बताओ आप मुझे, व्हाट इज द नीड ऑफ मोल? व्हाट इज द नीड ऑफ मोल? नीड क्या थी, मोल क्या है मुझे ये नहीं जानना, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है इसकी नीड जानने में। आप में से जिसको भी पता हो बताए, व्हाट इज द नीड ऑफ मोल? चलो मैं नाम लेके पूछता हूँ। कोमल आप बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ मोल? अगर नहीं पता है तो नो सर बोल दो चलेगा, बट कुछ बोलना है। नहीं पता? आ, ये श्रेया शुक्ला, तनु, तनु तुम बताओ। फाइंड द वेट ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा ठीक है चलो। मानसी आप बताओ। अच्छा ठीक है। काव्या तुम बताओ। मास। प्रथमेश तुम बताओ। चलिए, अब आपको पहले असली नीड बताते हैं इसकी। इसकी दो नीड थी। वी हैव टू नीड ऑफ मोल। पहली नीड थी, केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ माइक्रो पार्टिकल। ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा था कि केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो मतलब बहुत छोटे। कितने छोटे? 10⁻⁻10 मीटर। इतना जो 10⁻⁻10 मीटर साइज होता है ना, इस साइज को हम अपनी नॉर्मल आई से देख भी नहीं सकते। इतने छोटे पार्टिकल्स को हमें स्टडी करना है। ठीक है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज आ रहा था केमिस्ट के सामने, कि इतने छोटे पार्टिकल जिनको हम देख नहीं सकते, इनको काउंट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इनकी काउंटिंग को इजी करने के लिए मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। यानी मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे आपको बनाना आप लेने जाते हो ना, तो बनाना हम लोग केजी में नहीं परचेज करते। बनाना के लिए हम लोग एक अलग यूनिट यूज करते हैं, डजन, दर्जन। आप मार्केट में उसको दर्जन में परचेज करते हैं। तो 1 डजन इज हाउ मच? 12। 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं? 12 यूनिट्स होते हैं। यानी 12 यूनिट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? 1 डजन बोल रहे थे। क्योंकि बनाना को वेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बनाना अलग अलग शेप और साइज के मिल जाते हैं, अलग अलग वेट्स के होते हैं। तो उनको कभी वेट करके परचेज नहीं किया, उनको सेल नहीं किया जाता। उनके लिए एक अलग यूनिट बनाई गई। द यूनिट इज नोन एज डजन, क्योंकि वो नंबर्स में परचेज किए जाते हैं। ठीक। ऐसे ही एटम्स, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स और एटम्स को भी नंबर्स में परचेज किया जाता है, मतलब स्टडी किया जाता है नंबर्स में। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जिन नंबर्स, जिन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते, उनको काउंट कैसे करें? और अगर हम एक, आप ये समझे कि अगर हमने एक ड्रॉप, एक छोटा सा डॉट मैंने स्क्रीन पे बनाया, आप बिलीव कर सकते हो इतने डॉट में कितने मॉलिक्यूल या इतने एटम्स रहे होंगे? मिलियंस, बिलियंस, मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस पार्टिकल्स हैं। इतनी तो हमें काउंटिंग भी नहीं आती जितने इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे। तो केमिस्ट्री में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, उनको कैसे काउंट किया जाए। तो उनकी काउंटिंग को एक नंबर और एक बिगर यूनिट, यानी एक बहुत बड़े नंबर को एक सिंपल सी यूनिट दे दी गई। वो बहुत बड़ा नंबर क्या था? 1 मोल। 6.023 इंटू 10 की पावर, देखिए कितना होगा? 23। 10 की पावर 23। इतनी बड़ी नंबर को कलेक्टिवली बोल दिया गया 1 मोल। तो अब क्या हो गया? अब आप एक बहुत बड़े नंबर को सिंपल सी यूनिट जो हम फिजिबली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, उस नंबर में रिप्रेजेंट किया गया। ये मोल की पहली नीड थी, कि एक बहुत बड़े, ढेर सारे छोटे पार्टिकल्स को कलेक्टिवली एक बहुत आसान सा नंबर दिया गया, 1 मोल। ये हमारी पहली नीड थी। दूसरी नीड ये थी कि हम मोल को, अगर हम एक और डेफिनेशन बताएं मोल की, तो मोल इज अ केमिस्ट यूनिट यूज टू रिप्रेजेंट
अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई? अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारे पास तो अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की ऑलरेडी हमारे पास, अगर आप मार्केट में जाएं और कोई भी चीज आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी यूनिट थी। आप अमाउंट को मास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अमाउंट को वॉल्यूम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अमाउंट्स को नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना। जैसे आप मार्केट में कोई वेजिटेबल लेते हैं तो आप समथिंग केजी, हाफ केजी ऐसे लेते हैं। आप मिल्क परचेज करने जाते हैं, वाटर परचेज करते हैं, तो वहां पर आप उसके वॉल्यूम को लीटर्स में, मिलीलीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। आप बनाना खरीद परचेज करने जाते हैं तो वो आप नंबर्स में परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट थी। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपसे बोला गया कि आपने 12 बनानास परचेज किए हैं, तो बताइए व्हाट इज द मास ऑफ 12 बनानास, व्हाट इज द मास ऑफ 12 बनानास, ऐसा पूछ दिया जाए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 बनानास। आपसे अगर आपने कुछ मिल्क परचेज किया, लाइक आपने बोला कि हमने 1 लीटर मिल्क परचेज किया है, और आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर मिल्क, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर मिल्क, तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी हमारे पास जो अलग अलग पॉसिबल यूनिट्स थी अमाउंट की हमारे पास अलग अलग पॉसिबल यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को आपस में इंटर कनेक्ट करना और इंटर कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था। यानी मास को वॉल्यूम और वॉल्यूम को मास में डायरेक्टली कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था। वॉल्यूम को नंबर और नंबर को वॉल्यूम में आपस में कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था। तो हमें एक ऐसी यूनिट की रिक्वायरमेंट थी जो हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे। तो वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व किया किसने? वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व किया है मोल ने। हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मोल ने। मोल का मास के साथ में एक रिलेशन होता है, मोल का वॉल्यूम के साथ में एक रिलेशन होता है, मोल का नंबर्स के साथ में एक रिलेशन है। तो अगर आपको किसी चीज का मास पता है तो आप उसके मोल निकाल सकते हैं, और अगर आपको मोल पता है तो आप उसका वॉल्यूम और नंबर निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मोल ने हमारी कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया? जितनी भी अमाउंट की पॉसिबल यूनिट थी उनको आपस में इंटर कनेक्ट कर दिया, उनको आपस में इंटर कन्वर्टेबल बना दिया। तो मोल इज अ ब्रिजिंग यूनिट। मोल क्या है? मोल इज अ ब्रिजिंग यूनिट used to interconvert various possible units of amount। तो ये थी मोल की दो बेसिक नीड, वेरियस पॉसिबल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करना और बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स को कलेक्टिवली एक आसान सा नंबर दिया गया मोल। तो ये तो मोल को मैंने आपके सामने बताया कि ये मोल की नीड क्या थी। अब मोल होता क्या है? अब अगर आपको पूछा जाए, आपसे डिफाइन करने को बोला जाए मोल, तो आप मोल को दो तरह से डिफाइन करोगे। जैसे मैंने आपको दो नीड बताई, बिल्कुल उसी दो तरह से आप मोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोल का पहला आप डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं कि मोल इज अ केमिस्ट यूनिट, मोल इज अ केमिस्ट यूनिट used to represent amount of substance। एक तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरा हमारे पास मेथड है। क्या है वो मेथड? दूसरी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास मोल के लिए, anything present in Avogadro number collectively known as
1 मोल। दूसरी तरह से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो इसका मतलब वहां पर 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा, पार्टिकल होंगे। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पर कि जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पर एयर के कितने पार्टिकल है, वहां पे एयर के 1 मोल पार्टिकल्स है। अगर हमने आपसे ऐसा बोला 1 मोल पार्टिकल्स है, इसका मतलब वहां पर एयर के कितने पार्टिकल्स हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। अगर हमने कह दिया आपके पास 1 मोल पेन है, आपके पास 1 मोल पेन्स हैं, तो इसका मतलब आपके पास कितने पेन है, 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स। ऑल्दो इतने पेन आप अपने घर के अपने मोहल्ले में भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतने पेन वहां पर हैं। ठीक है, 1 मोल ये बताता है। इसीलिए 1 मोल को आप कभी भी मैक्रोस्कोपिक में यूज नहीं करते। आपने कभी, अभी आप फिजिक्स पढ़िएगा, पूरी फिजिक्स में आप रेयरली कहीं पे मोल का आप नाम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो जहां बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वहीं पर सिर्फ मोल का नाम लेंगे, क्योंकि मोल का इवोल्यूशन ही उन्हीं के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये मोल की डेफिनेशन दोनों नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इस मोल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा दैट इज मोल। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। आपको पता है हाइपोथेसिस हम कौन से स्टेटमेंट्स को बोलते हैं? हाइपोथेसिस उन स्टेटमेंट्स को बोला जाता है जिन स्टेटमेंट्स का कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता। हाइपोथेटिकल से ये आया हुआ है हाइपोथेसिस। ऐसे स्टेटमेंट जिनका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं होता, जो सिर्फ स्टेटमेंट्स होते हैं किसी ने हमें बताए और हम उनको यूज कर रहे होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। चलिए, तो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस देखते हैं। एवोगैड्रो की टोटल 3 हाइपोथेसिस थी जो हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहली हाइपोथेसिस है हमारी मोल मास रिलेशन। एवोगैड्रो की पहली हाइपोथेसिस होती है मोल मास रिलेशन। तो इनका स्टेटमेंट क्या था मोल मास रिलेशन का? मास ऑफ 1 मोल एटम इज, मास ऑफ 1 मोल एटम इज एटॉमिक मास ऑफ द एटम। ये एटम के बिहाफ में बोला। मॉलिक्यूल के बिहाफ में उन्होंने यही चीज मॉलिक्यूल को लगा के बोल दिया कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास of the atom. Mass of 1 mole molecule is molecular mass of the atom. ऐसा इन्होंने बताया। किसी, सॉरी एटम लिख दिया मैंने यहाँ पर, मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सब आप मॉलिक्यूल के लिए बोल रहे हैं। तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूलर मास को आप ऐसे भी लिख सकते थे, मॉलिक्यूलर मास को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास को आप ऐसा भी लिखते हैं, क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे आप इसको मोलर मास लिखा होगा। तो जब भी मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास बोलते हैं, उसका मतलब मास को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ग्राम में। और मॉलिक्यूलर मास अगर वर्ड यूज करते हैं तो वो एएमयू में भी हो सकता है, वो ग्राम में भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो क्वेश्चन में 1 मॉलिक्यूल का पूछा है कि 1 मोल मॉलिक्यूल का पूछा है। लेकिन अगर मोलर मास बोल दिया तो फिर कंपल्सरली आप उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे मोलर मास लिखा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर मास। तो
एवोगैड्रो की फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या थी? मास ऑफ वन मोल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। और उन्होंने वन मोल को एवोगैड्रो ने बोला था, वन मोल को इन्होंने बोला था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल। वन मोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। वन मोल को ऐसा भी लिख सकते थे 1 ग्राम एटम। वन मोल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ग्राम आयन। तो मोल्स आपको अगर ऐसे क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है, कैलकुलेट ग्राम मोल, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल, कैलकुलेट ग्राम एटम, कैलकुलेट ग्राम आयन। तो ये ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम मोल्स, इन सब का सिंपल सा मीनिंग होता है यू हैव टू कैलकुलेट मोल। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो का ये वाला हाइपोथेसिस आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी चीज को उन्होंने मैथमेटिकली भी लिखा था, तो वो मैथमेटिकल रिलेशन भी लिख लीजिए। उसके बाद मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। डिपेंडिंग कि वो गिवन मास अगर एटम का है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूलर मास। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब ये पूरा इनका हाइपोथेसिस नोट कर लीजिए मोल मास रिलेशन का। सेकेंड हाइपोथेसिस है मोल नंबर रिलेशन। मोल नंबर रिलेशन सिंपल सा स्टेटमेंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मोल नंबर रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। और इस एवोगैड्रो नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये इसका स्टैंडर्ड, जब भी आपको किसी को बताना हो आप हमेशा यही वैल्यू बताइए। बट क्वेश्चन करते समय हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। समटाइम हम इसको ऐसे यूज करते हैं, समटाइम हम इसको ऐसे भी यूज करेंगे, और समटाइम इसको हम लोग ऐसे भी यूज करेंगे, डिपेंडिंग की क्वेश्चन में डेटा कैसा दिया है। अगर डेसिमल के 3 प्लेस तक दिया है तो ऊपर के दोनों में से कोई एक, अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक दिया है तो हम थर्ड वाला यूज करेंगे, और फ्रैक्शनल टर्म है ही नहीं, डेसिमल टर्म है ही नहीं, तो हम लोग फोर्थ वाला टर्म यूज करेंगे। पावर ऑल्टर नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट में हम थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा फिर इसको हम मैथमेटिकली अगर इसी रिलेशन को लिखेंगे तो मोल इज इक्वल टू होता है गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये सेकेंड हाइपोथेसिस है, नोट कर लीजिए। पहले हम सारी इसके हाइपोथेसिस लिख ले रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया, अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए इसके बाद थर्ड हाइपोथेसिस लिखते हैं इसकी।
ये हाइपोथेसिस इसकी बहुत स्पेसिफिक होती है, मोल वॉल्यूम रिलेशन। इस हाइपोथेसिस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो दोनों हाइपोथेसिस थी, मोल मास एंड मोल नंबर, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल एटम्स, that was applicable for all atoms, but this mole volume relation is applicable only for gaseous atoms or molecules। चलिए तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो इट्स डेफिनेशन इज वॉल्यूम ऑफ 1 mole ideal gas at STP or NTP, volume of 1 mole ideal gas at STP or NTP is 22.4 liter or 22,400 मिलीलीटर। ये इनका स्टेटमेंट था, ठीक है। यहाँ पर STP और NTP क्या होता है? STP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं दो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं इसके स्टेटमेंट में, आप वो दो पॉइंट बहुत दिमाग में रखिएगा अपने हमेशा। क्वेश्चन में अगर जो दो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनमें से एक भी चीज अगर मिसिंग है तो आप इस हाइपोथेसिस को यूज नहीं कर सकते। तो वो पॉइंट है गैस और STP और NTP, ये दोनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती हैं फॉर दिस हाइपोथेसिस। सब्सटेंस गैसीय स्टेट में होना चाहिए और वहां पर STP और NTP की कंडीशन होनी चाहिए। अब थोड़ा सा STP के बारे में बता दें कि, या STP बाद में बताते हैं, पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस at STP और NTP डिवाइड बाई 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। 22,400 मिलीलीटर। अगर गिवन वॉल्यूम लीटर में है तो नीचे लीटर में रखिए, गिवन वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो नीचे आप मिलीलीटर्स में वैल्यूज को पुट करिए। नोट कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद हम लोग STP और NTP को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि STP NTP भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी वैल्यूज क्या हो। अब आते हैं STP और NTP। STP की वैल्यू पहले लिखते हैं। देखिए STP में जो T है, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, P स्टैंड फॉर प्रेशर, और इसकी वैल्यूज एकदम फिक्स होती है। तो STP का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम केल्विन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 273 केल्विन। दूसरा है आपके पास प्रेशर। प्रेशर का ही टर्म है जहां से STP और NTP में डिफरेंस आता है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे आप एयर में है, अर्थ पे अगर आप ओपन कंटेनर रख के और रिएक्शन कोई भी रिएक्शन करेंगे तो अर्थ का एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? अर्थ का एक्सटर्नल प्रेशर, अर्थ में जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अगर ये प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस वक्त, ठीक है। दूसरा NTP। NTP के केस में देखो टेम्परेचर तो वही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम उसको केल्विन में ऐसा लिख सकते हैं।
बट प्रेशर एग्जैक्टली हम उसको क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है 1 एटीएम। शॉर्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे लिखते हैं, 1 एटीएम। ठीक है, तो अगर आपके आसपास का एटमॉस्फेयर 1 एटीएम है तो उस वक्त, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसको एनटीपी बोलते हैं। और एसटीपी क्या है, ये स्टैंडर्ड टर्म है। वहां पर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर आपका कुछ भी हो जाए, चाहे वो 1 एटीएम हो या 1 एटीएम से ज्यादा हो या उससे कम हो, तो उस वक्त उस कंडीशन को हम एसटीपी बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटीएम, एसटीपी बिकम्स एनटीपी, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो एसटीपी और एनटीपी में डिफरेंस देख लीजिए। प्रेशर का डिफरेंस होता है, प्रेशर इज एक्सटर्नल प्रेशर, बट एनटीपी में प्रेशर फिक्स होता है। कितना होता है, 1 एटीएम। तो ये एसटीपी और एनटीपी का वैल्यूज लिख लीजिए। क्वेश्चन में कभी कभी वो एसटीपी और एनटीपी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर ऐसा लिखेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस हैपेंस। तो वो आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं क्या, एसटीपी और एनटीपी ना देके उसकी वैल्यूज दे दे रहे हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इन सारी वैल्यूज को। तो एक फॉर्मूला है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। द फॉर्मूला इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन किसको बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखिएगा, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और T इज टेम्परेचर एंड N इज मोल। अब प्रेशर किस में रहेगा, प्रेशर की यूनिट भी ध्यान रखिएगा, प्रेशर इन एटीएम, वॉल्यूम इन लीटर, टेम्परेचर इन केल्विन। जब ये सब रहता है देन आपका यहाँ पर आर क्या है, यूनिवर्सल, आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू, कांस्टेंट यूनिवर्सल है तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, नोट कर लीजिए, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ये इसकी वैल्यूज होती है आइडियल गैस इक्वेशन में। तो ये पूरा नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसको भी यूज करने के लिए आएगा, तो नोट कर लीजिए। ये सब सपोर्टिव फॉर्मूलाज होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। इसके बाद नेक्स्ट एक और सपोर्टिव फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अब ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये भी एक सपोर्टिव फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। इसी के बाद तीसरा एक और सपोर्टिव फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल। ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल क्या होता है,
ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल है एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके 6.4 के। नोट डाउन एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कितना होगा 6.4। ये सब सपोर्टिव फॉर्मूलाज हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पर ये सब यूज होने वाला है।